बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि खूबसूरती को बरकरार कैसे रखा जा सकता है, फिर इंसान अपनी खूबसूरती के ऊपर क्यों कंप्रोमाइज़ नहीं करता, या वो अपनी खूबसूरती को मज़ीद चार चांद क्यों लगाना चाहता है। फिर आज के दौर के अंदर जहाँ पे डर्माटोलॉजी पहले स्किन के सारे ट्रीटमेंट को देखती थी, बढ़ते हुए दौर के अंदर और जदीद टेक्नोलॉजी में हम ये देख रहे हैं कि आजकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, एस्थेटिक प्रोसीजर और प्लास्टिक सर्जरी जो है, इसने आके दुनिया की जिद्दत में इजाफा किया है और डर्माटोलॉजी को बैक फुट पे डाल दिया है। वो काम जो डर्माटोलॉजिस्ट डिफरेंट किस्म की क्रीम या डिफरेंट किस्म की मेडिकेशन या कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट से करते होते थे, आज के दौर में वो जगह जो है वो एस्थेटिक प्रोसीजर्स, कॉस्मेटिक सर्जरीज़ और फिर उसके साथ साथ प्लास्टिक सर्जरीज़ ने उस जगह को फिल किया है और लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए खूबसूरत बनाने का जो अमल है वो तेज़ तर होता चला जा रहा है। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज़ रिपोर्ट होते हैं और वो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे दाने बहुत निकलते थे, मैं डिफरेंट किस्म की क्रीमें लगाती थी या लगाता था, उसके बाद जो है ये निशान रह गए। कुछ लोग कहते हैं स्कार बन गए, कुछ लोग कहते हैं मेरे चेहरे की जो है वो रंगत बदल गई, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जो चिक्स हैं ये अंदर की तरफ चली गई, मुझे खाया पिया लगता ही नहीं है, मेरी स्किन खूबसूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ कि मैं दिनों दिन खूबसूरत हो जाऊँ। लोग हमारे पास आते हैं, लोग कहते हैं मेरी शादी में बड़ा कम टाइम रह गया, कोई ऐसे प्रोसीजर बता दें कि जिसमें नई नवेली दुल्हन जो है वो चमकती धमकती नज़र आए। तो ये सारे सवालों जवाब डेली बेसिस पे हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोगों से सुनते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर साइमा वारिस, जो कि कंसल्टेंट कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन हैं और एस्थेटिक प्रोसीजर से भी बाखूबी वाकिफ़ हैं और डर्मा के तमाम प्रोसीजर्स के ऊपर अपनी मजबूत ग्रिप रखते हुए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने आपको इन्वाइट किया और आपने भी हमें फौरी टाइम दिया, ये आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर साहब वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड एजुकेशनल जर्नी, कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो आज की गेस्ट हैं ये कितनी हर्डल्स और कितनी मुश्किलात के बाद यहाँ पे पहुँची हैं। टू बिकम अ डॉक्टर इतना इजी नहीं होता, इट्स अ लॉन्ग जर्नी एज यू नो इट योर सेल्फ के आपने कितना लंबा होता है। पहले वही बात होती है MBBS करें, 5 साल की वो स्टडी होती है, फिर आप हाउस जॉब करें, फिर आप जो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होती है, पहले जनरल सर्जरी, बिकॉज ये जो प्लास्टिक सर्जरी है दिस इज़ अ सुपर स्पेशलिटी, सो यू हैव टू गो थ्रू द जनरल सर्जरी पार्ट एज वेल। पहले 3 साल आपने जनरल सर्जरी करनी है एंड देन यू हैव टू शिफ्ट और मूव टूवर्ड्स द प्लास्टिक सर्जरी। वहाँ पे फिर 2 साल आपने करनी है एंड देन यू हैव टू टेक multiple exams throughout this journey, intermediate module and the FCPS. After doing FCPS, issue ये होता है कि हमारे जो मेडिकल जो हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ज़्यादातर रिकन्स्ट्रक्टिव ही प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन को एड्रेस किया जाता है, नॉट द कॉस्मेटिक पार्ट। तो उस वजह से कॉस्मेटिक के लिए दोबारा आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है पोस्ट फेलोशिप में। ठीक है, तो यू हैव टू जॉइन समवन, यू हैव टू गो समवेयर, यू हैव टू लर्न अगेन। सो वो दोबारा 1-2 साल की आपकी वो ट्रेनिंग एंड देन you start working for your own. So it's a long path, but it's a nice path. ठीक है, तो डॉक्टर साहब बीइंग अ फीमेल आपने कितनी हर्डल्स, कितनी मुश्किलात का सामना किया कि आपको ये सारी स्टडीज़ के अंदर ये बिल्कुल इजीली गुजर गई? नहीं, मेरा तो काफ़ी डिफ़िकल्ट इसलिए भी रहा बिकॉज मैं आई बिलोंग टू लाहौर, बट देन आई गॉट मैरिड, फिर आई हैव टू मूव टू मुल्तान। तो वो शिफ्ट ऑफ प्लेसेस, शिफ्ट ऑफ हॉस्पिटल, टोटल कल्चर चेंज एंड देन मूव बैक टू लाहौर लेटर ऑन, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करना, फिर बीच में कुछ और इश्यूज पर्सनल जिसकी वजह से हैव टू टेक गैप फॉर 4-5 ईयर्स का बीच में गैप लिया एंड देन कम बैक अगेन एंड डू FCPS। तो थोड़ा डिफिकल्ट तो था, बट नाउ स्टैंडिंग राइट नाउ ओवर हियर आई थिंक इट्स ओके, इट्स फाइन। फैमिली सपोर्टिव थी? फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, उसी की वजह से आई कैन कम बैक, वरना तो मैं छोड़ चुकी थी। मुझे लग रहा था कि आई कैन नॉट डू इट, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू
डू FCPS, लेकिन ये कि फिर आफ्टरवर्ड्स जब फैमिली ही ने सपोर्ट किया कि इतनी सारा कुछ कर लिया है तो यू शुड डू इट, जस्ट टेक एग्ज़ाम। वो फिर उन्हीं की सपोर्ट से, मेरे पेरेंट्स स्पेशली, मेरी मदर जिन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, और फिर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, तो डेफिनेटली। ठीक, तो डॉक्टर साहब ये कैसे आपने चूज़ किया कि मैंने कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी और ये स्किन के ऊपर जाना, या आपको भी वही जैसे लोग चाहते हैं कि खूबसूरत से खूबसूरत तर नज़र आए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि खूबसूरत से खूबसूरत, बट इट इज़ लाइक इट इज़ इन यू। जब मैं शुरू में पढ़ रही थी, आई यूज्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट, तो आई ऑलवेज वांट टू जॉइन द फाइन आर्ट्स थिंग। मैं डॉक्टरी की तरफ नहीं आना चाहती थी, बट एज यूजुअल जिस तरह हमारे ख़ानदानों में होता है कि जी डॉक्टर बनो। फिर डॉक्टरी में जो फाइन आर्ट से बहुत क्लोज मुझे लगता था वो प्लास्टिक सर्जरी लगता था, कि इट्स आर्ट वर्क दैट यू हैव टू ट्रांसफॉर्म। यानी आप आर्टिस्ट बनना चाह रही थी? या तो वो फिर मुझे मेडिकली आर्टिस्ट बना। यस एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आर्टिस्ट की बात हो रही, मेडिकली आर्टिस्ट में जैसे आर्टिस्ट बनता है तो कॉस्मेटिक सर्जरी भी बेसिकली एक आर्ट है? बिल्कुल, बल्कि यही मेन आर्ट है। कॉस्मेटिक सर्जन बन जाना, डिग्री ले लेना, नो डाउट इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन हाउ टू परसीव अ फेस, हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ फेस, उसकी इंटेग्रिटीज़ को समझना, ऊपर नीचे उसकी स्मूथनेस, उसके कॉन्टूर्स, और फिर उसके साथ डील करना, दैट इज़ द मेन थिंग। वरना आजकल आपने देखा होगा कि फिलर्स लगा रहे हैं लोग, कैसे लिप्स बन रहे हैं, कैसे चीक्स बन रहे हैं, बट हाउ टू कीप यूनिफॉर्मिटी, हाउ टू कीप द स्मूथनेस ऑफ द फेस, टू कीप द फेमिनिटी इन द फीमेल्स, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने किस तरह उसको लेके चलना है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है, इट हाउ यू परसीव। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें, इसमें फ़र्क आम लोग समझना चाहें तो वो कैसे समझें? प्लास्टिक सर्जरी आप समझें, इट्स नेम ऑफ अम्ब्रेला, इट्स एन अम्ब्रेला ठीक, under the cover of which comes these two modalities, cosmetic and the reconstructive. कॉस्मेटिक चली जाती है ऑल टूवर्ड्स ब्यूटिफिकेशन, जिसमें एज सच ये नहीं है कि आपको कोई मसला है या आपको कोई बीमारी है या you're lacking someone, but it's just the urge to become more beautiful, और if you feel कि आपके अंदर कोई कमी है या you're not feeling comfortable, so you can achieve that. While reconstructive on the other hand एक डिफरेंट बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ा वो होराइजन है उसका, कि उसके अंदर हर तरह की रिकन्स्ट्रक्टिव के, इफ़ यू आर ट्रॉमा हो गया, आपके लेग में कोई इशू आ गया, आपकी बॉडी में कहीं इशू आ गया, आपको बर्न हो गया है, या कंजेनिटली यानी पैदाइशी तौर पे आपको कोई मसला है, कोई चीज़ लैग कर रही है, जैसे तालू कटा होता है, लिप्स होते हैं, तो इन सब के लिए रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी आती है। दैट इज़ लाइक के यू हैव टू रिकन्स्ट्रक्ट द मिसिंग पार्ट, वो है। तो ये दो डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं अंडर द कवर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है। तो एस्थेटिक जो प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल इनसे डिफरेंट है? जी, एस्थेटिक प्रोसीजर्स आर लाइक, देखिए आई एम अ कॉस्मेटिक सर्जन, तो मेरा मेन मोडालिटी सर्जरी है, दैट व्हाट आई हैव टू डू, सर्जिकली करेंगे या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज करेंगे। एस्थेटिक प्रोसीजर्स आर दोज जिनमें सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, इट्स लाइक इंजेक्टिंग समथिंग, इट्स लाइक डूइंग थ्रेड्स, और इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ फेशियल्स जो आप कर लेते हैं, या फिर स्किन ट्रीटमेंट्स जो आ जाती हैं जो विदाउट एनी इंटरवेंशन है, आप अंदर नहीं जा रहे हैं, आप स्किन को उस तरह नहीं कर रहे हैं, थ्रू मेडिकेशन और थ्रू सुपरफिशियल एप्लीकेशन ऑन फेस आप उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं, एस्थेटिक्स को अचीव कर रहे हैं। ठीक है। सो ये भी एक बॉर्डर लाइन है जो डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटिक सर्जन्स के बीच में उनका फटा भी रहता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात जैसे डर्मा की कर रहे थे, तो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ चेहरे के ऊपर दाग धब्बे निशानातों को ख़त्म करना यही डर्मेटोलॉजी है, और आम पब्लिक भी यही समझती है कि सिर्फ चेहरे को खूबसूरत बनाना, बाकी बॉडी जिस तरह की मर्जी हो। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है, या ओवरऑल पूरी बॉडी ही इन्वॉल्व होती है? नहीं, देखें, जिस तरह प्लास्टिक सर्जरी की दो डोमेन्स हैं, कॉस्मेटिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, इसी तरह डर्मेटोलॉजी की भी दो हैं। एक पैथोलॉजिकल डर्मेटोलॉजी है और एक कॉस्मेटोलॉजी है। उसमें भी वही है कि एक बीमारियों को डील कर रहा है और एक आपकी खूबसूरती को डील कर रहा है। तो उसी तरह ये चीज़ भी है। और ये कहना कि सिर्फ फेस, नो डाउट कि फेस नज़र आता है, लोग ज़्यादा फोकस फेस को करते हैं, बट बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन आई एनकाउंटर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स लाइक जो बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर्स के लिए आते हैं, जिनमें इशू ये होता है कि भी ओवरऑल ओबेसिटी है, पेट मोटा है, टांगें मोटी हैं, अब वो बाकी बॉडी पार्ट्स भी है जिसमें आप ड्रेसअप जब होके जाते हैं तो यू डोंट फील कॉन्फिडेंट, यू फील कि देयर इज़ समथिंग लैकिंग एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर लुक्स
यू हैव टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल, तो उसके लिए पूरी बॉडी की जो सर्जरीज हो सकती हैं। लेकिन जो कॉस्मेटोलॉजी है, यानी जो मेडिसिन से हम करते हैं, वो डेफिनेटली हाथों, फेस, हेयर, नेल्स इस तक ही है। बाकी भी पैथोलॉजिकल डर्मेटोलॉजी तो है ही कि अगर जिसम में कोई आपको वो खारिश तो ना खत्म होने वाला। हाँ, वो एक डिफरेंट ही दुनिया है। वो तो हमारे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो कहते थे यार मुझे डर्मा का बनना चाहिए क्योंकि वो ठीक नहीं होता तब तक अगला आ जाता। तो अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कॉस्मेटिक सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जरी की, एस्थेटिक प्रोसीजर की और डर्मा की, पब्लिक को हम अवेयर कैसे करें कि इन सारों में फ़र्क क्या है और इनकी डीलिंग कौन कर सकता है? देखें, वही बात है कि इट्स अ बॉर्डर लाइन बिटवीन डर्माटोलॉजी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी एज फार एज इट इज़ रिलेटेड टू इन मिनिमल इन्वेसिव या स्किन केयर चीज़ें जो है। ठीक। लेकिन जो सर्जरी है, यानी एनीथिंग वेयर देयर इज सर्जरी इन्वॉल्व, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जन की डोमेन है। ठीक है। अब आप बेशक ये डर्माटोलॉजिस्ट से करा रहे हैं या कॉस्मेटिक सर्जन से करा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जहाँ जिसके पास रहे हैं वो सर्टिफाइड डॉक्टर है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जो उसी से डेडिकेटेड जगह है, नॉट के भी वो कहीं पे भी बैठा कुछ भी कर रहा है। आजकल यू मस्ट हैव सीन कि देयर आर अ लॉट ऑफ एस्थेटिक फिजिशियंस, नाम ही सिर्फ एस्थेटिक फिजिशियन लिखा होता है। अगर आप उनकी डिग्रीज पे जाएं, क्योंकि आम आवाम को इतना नहीं पता होता कि व्हाट इज़ दिस स्पेसिफिक डिग्री, तो आपके पास गूगल है, यू कैन सर्च आउट कि कौन सा ऑथेंटिक डिग्री है इसमें, किसके पास क्या होना चाहिए। एस्थेटिक फिजिशियन कौन होते हैं? जिन्होंने इवन MBBS भी नहीं किया होता। कोई भी उठ के सिर्फ 2-4 चीजें कह के भी मैं आजकल तो हम देख रहे हैं कि सारे DPT और ये डेंटिस्ट और प्रॉब्लम है इसके, हमारी आवाम को हर चीज़ सस्ती चाहिए। कि अगर एक प्रोसीजर, मतलब आज ही मैं देख रही थी, कहीं पे पढ़ रही थी कि किसी ने कहा कि जो बोटॉक्स है वो कोई 10,000 में भी कर रहा है, तो आई वॉज वेरी मच सरप्राइज कि जो इंजेक्शन ही 10,000 में नहीं मिलता बल्कि इससे डबल ट्रिपल अमाउंट में आप खुद परचेज करते हैं, अगर वो भी आप बल्क में ले रहे हैं, तो हाउ कैन एनी डर्माटोलॉजिस्ट और प्रॉपर कॉस्मेटिक सर्जन कैन प्रोवाइड यू इन 10,000? फिर वो इसका मतलब नहीं सही आपको दे रहा। लेकिन लोगों को क्या होता है कि जी हाइड्रोफेशियल है, ये 3,000 में कर रहा है, ये 4,000 में कर रहा है। भाई आप लोग वही बात है कि आपको क्वालिटी भी चाहिए और कम अमाउंट में भी चाहिए। फिर वो कम अमाउंट का जो फ़ायदा उठाते हैं वो फिर इस तरह के एस्थेटिक फिजिशियंस उठाते हैं, जो पानी और ड्रिप्स में भी पानी डाल के आपको लगा देते हैं, और वो प्लेसिबो इफेक्ट जिसको हम कहते हैं कि दवाई है भी नहीं लेकिन वो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं ठीक हो गया हूँ। या आप देखते हैं कि किसी क्लिनिक में रश बहुत लगा हुआ है, लेकिन वो प्रोवाइडर इस काबिल भी है या नहीं है, उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे हैं भी या नहीं हैं। सो मल्टीपल थिंग है। अवेयरनेस लोगों में यही होनी चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखें कि पैसे लगा रहे हैं, रिजल्ट कोई प्रोवाइड कर रहा है तो पैसे लगाने पड़ेंगे आपको। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ दे रहा है, क्वालिटी की चीज़ दे रहा है और पूरी केयर दे रहा है, तो डेफिनेटली पैसे लगेंगे। बिल्कुल सस्ते के पीछे जाएंगे तो अपना काम खराब करेंगे। असल में हमारे यहाँ जो ना वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होता है ना, कि नफ्सियाती तौर पे एक दूसरे ने दूसरे को बताया कि मैंने वहाँ से लिया था, मुझे फ़ायदा हुआ। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये बात जब कर रहे होते हैं तो अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरी को, एक बंदे को अगर किसी को ये समझाना चाहें कि कॉस्मेटिक सर्जरी किस तक जा सकती है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम डोमेन क्या है? देखें, कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब है कि आप अपनी शक्ल, अपनी बॉडी, अपनी किसी भी इमेज से थोड़े से भी परेशान हैं, सोसाइटी में आपको उस चीज़ के ऊपर स्नब किया जाता है, यू डोंट फील कॉन्फिडेंट एट योर वर्किंग प्लेस, कि आपको वहाँ लगता है कि कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता, चाहे वो आपके बाल हैं कि गंजपन हो रहा है, आपके चेहरे के ऊपर है कि छाइयाँ हैं, नाक आपका सही नहीं है, आंखें मोटी हैं, छोटी हैं, होंठों की कुछ भी, तो ये वो चीज़ डोमेन है। बॉडी फिर पूरी की पूरी, कि अगर आप मोटे हैं या बहुत पतले हैं, तो हर चीज़ है कि आपको अगर उसको उस कॉन्फिडेंस को रीगेन करना है तो यू नीड टू कंसल्ट अ कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, सो दैट वो आपको गाइड करे कि जो आप सोच रहे हैं वो कहाँ तक रियलिस्टिक है और कहाँ पे अनरियलिस्टिक है, और उसके सिलसिले में वो क्या आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा होती है जब आपके पास आते हैं, बहुत ज़्यादा। वो तो समझ रहे होते हैं कि आज प्रोसीजर होगा तो कल मैं बिल्कुल एक स्लिम स्मार्ट बन जाऊँ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं, एक वो देख के आते हैं फिल्टर ज़्यादा, मेकअप ज़्यादा चेहरों को, ग्लास स्क्रीनें और इस तरह के, कि भाई ये मेरी ग्लास स्किन हो जाएगी, ये फलाना मॉडल है, ये ऐसी आंखें हो जाएं, ऐसा हो जाएंगे। ये भूल जाते हैं कि रियल वर्ल्ड इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम सोशल मीडिया वर्ल्ड। ऐसे ही नो डाउट आप अपने आप को एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स या एंटी एजिंग प्रोसीजर्स करवा के आप बेहतर हो सकते हैं, बट किसी और का चेहरा आप अपने चेहरे पे नहीं लगा सकते। दिस इज अ फैक्ट एंड दिस एवरीवन नीड्स टू कीप इन द माइंड कि जाते हुए कि जो मेरे शक्ल है, मेरी एक हड्डी है, उसका खास स्पेसिफिक है, अल्लाह मियां ने बनाया है। एक आपका नाक है, उसके नीचे भी आपका पूरा एक फ्रेमवर्क है।
हम जो मर्जी कर लें, हमारी लिमिटेशन वही है कि जो अल्लाह ने फ्रेमवर्क बनाया हमने उसी के अंदर काम करना है, उसी में जो बेहतरी आ सकती है वो हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। यानी डेंटिंग पेंटिंग की जा सकती है। यस, ऑल इन ऑल एक नई फॉर्म नहीं दी जा सकती, नहीं बनाई जा सकती। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये हम दुनिया भर की अगर बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है ना कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक प्रोसीजर परफॉर्म्ड वर्ल्ड वाइज, कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर हो रहे हैं जो अंडर कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी में अगर हम फेस से चलें तो जिस तरह आई लिफ्ट्स हैं, फेस लिफ्टिंग है, इसके अलावा नेक लिफ्ट है, राइनोप्लास्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है स्पेशली इन पाकिस्तान, नाक की सर्जरी जिसको कहते हैं। इसके अलावा बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर जिसमें लाइपोसक्शन है, एब्डोमिनोप्लास्टी है, फिर आपकी अगर आपकी थाइज मोटी हैं, बाजू मोटे हैं, उनको पतला करना है तो वो भी लाइपोसक्शन, ब्रेकियोप्लास्टी, थाई प्लास्टी, तो हर चीज़ है। लेकिन कॉमन जो ज़्यादा मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखी है वो मेनली यही होती है कि फेस को लेके ज़्यादा होते हैं या फिर यही कि लाइपोसक्शन करवानी है, मेनली ये होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जो ना, पहले लोग ये कहते थे कि कोई बंदा भूख से मर गया, अब हम देखते हैं भूख से कोई नहीं मरता, ज़्यादा खा के मरते हैं लोग। तो डबल चिन बहुत ज़्यादा है लोगों की ना, तो डबल चिन का कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या इलाज है? डबल चिन देखें 2-3 फैक्टर्स की वजह से होती है। वही बात है कि पहले तो इवेलुएट करना होता है कि किस वजह से। एक तो फैट है, फैट जब वो सिर्फ एक सिंपल आपका फैट है पॉजिटिव तो लाइपोसक्शन विल डू मच थिंग, मतलब वो सारा कवर कर देगा। लेकिन अगर इट इज़ द लैक्सिटी ऑफ अंडरलाइंग मसल कि विद एज आपका मसल ही है, और कुछ की पैदाइशी अब जो हमारे नीचे का मसल है वो भी 2-3 तरह से जुड़ा होता है। कुछ लोगों के, जिस तरह अगर आप मेरी भी देखें तो आई हैव अ डबल चिन, लेकिन उसमें ये होता है कि ये जो मसल है मेरा नीचे वो आपस में जुड़ा नहीं हुआ इस जगह पे, तो उस वजह से मेरी शुरू से ये वेब्ड नेक है। इट्स नॉट कि ये अब हुई या फिलहाल, डेफिनेटली विद एज एंड विद वो आपको देख के तो लोग समझते होंगे कि डॉक्टर साहब खुद कॉस्मेटिक सर्जन। नहीं, मुझे देख के सारे सवाल करते हैं आपने ये क्यों नहीं कराया, आपने वो क्यों नहीं कराया। मैं कहा आई एम नॉट अ मॉडल फॉर माई सेल्फ टू एडवोकेट माई वर्क, कि मैंने अपने आप पे दिखाना है कि मेरा क्या क्या काम है। तो वही चीज़ होती है कि 2-3 है। अगर तो वो सिर्फ फैट है तो हम लाइपोसक्शन कर देंगे, इट विल बी डन। लेकिन इफ इट इज़ अंडरलाइंग मसल या मसल के पीछे का है और प्लस एक्सेस स्किन है तो फिर हमें सर्जिकल प्रॉपर सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें हम चिन लिफ्ट कहते हैं। उसमें हम इंसिजन भी देते हैं, हम स्किन को भी एक्सरसाइज करते हैं, अंडरलाइंग जो मसल है उसको आपस में जोड़ते भी हैं सो दैट एक पूरा कॉर्सेट बन जाए और आपको दोबारा वो फील ही ना, और बड़े एंगल्ड और चिजल्ड जिसको आप चिन कहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। वो तो आपने पहले ही कहा ना कि ये पूरा एक आर्ट है जी, और आर्ट जब आप करेंगे तो फिर पेशेंट कितना है, क्या चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। और कुछ लोग ये होता है कि आप इवन एक्सप्लेन भी करते हैं तो कहते हैं नहीं इतना नहीं एक्सटेंसिव कराना, सर्जरी नहीं करानी, कट नहीं लगवाना। तो फिर हमारे पास एक लास्ट डोमेन वही रह जाती है कि लाइपोसक्शन करें। बट लाइपोसक्शन कुछ पेशेंट्स में उतना अच्छा इफेक्ट नहीं देती, जो उन पेशेंट्स को बताया भी जाता है कि ये शॉर्ट लिव्ड होगा क्योंकि पीछे से आपका मसल मास और स्किन है एक्सेस, वो एड्रेस नहीं होगी। जो सर्जरी से पहले तो पेशेंट मान लेते हैं, बट सर्जरी के बाद दे आज के कहाँ है रिजल्ट, तो कोई आया नहीं है, तो आपको समझ नहीं आती है हाउ टू मैनेज देम। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साइमा वारिस हमारे साथ मौजूद है और मज़े की गुफ्तगू बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। और ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब के साथ मज़ीद मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम। और हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो डॉक्टर साइमा वारिस, जो कि कंसल्टेंट कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हैं और डिफरेंट किस्म के जितने भी स्किन से रेलिवेंट प्रोसीजर्स हैं उन पे मजबूत ग्रिप रखे हुए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मज़े की गुफ्तगू जारी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे तो हम चूँकि फेस के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा फेस के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक आम बंदा ये जानना चाहे बोटॉक्स, फिलर्स ये क्या होते हैं और इनकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, इनकी मैक्सिमम जो अपना दौरानिया होता है, एज होती है, वो कितनी होती है? देखिए, बोटॉक्स जो है वो एक टॉक्सिन है, आप समझ लें एक जहर है। ठीक है। जो उसका काम ये है कि उसने मसल, किसी भी मसल को वीक कर देना है या पैरालाइज कर देना है। तो आपके फेस पे जहाँ भी मसल की हाइपर एक्टिविटी की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, लाइक आपके रिंकल्स बन रहे हैं फेस पे, जो कि मोस्टली अपर फेस हमारा, अगर हम फेस को 2 हिस्सों में करें तो 2 पार्ट्स हैं, अपर फेस एंड द लोअर फेस। अपर फेस के ऊपर फोरहेड है, आपकी आंखों के इर्द गिर्द की जगह है, नाक के ऊपर की जगह है, दिस आईब्रोज के बीच का एरिया जहाँ पे 11 लाइंस बन जाती हैं। अक्सर आपने ख़वातीन को और मर्दों को भी इवन देखा होगा, एक लाइन यहाँ पे बड़ी डीप सी बनी होती है।
फोरहेड पे सिंपल लाइंस हैं, ये सारी होती हैं कि जब आपकी मसल की एक्टिंग, जब आप ऊपर नीचे फ्राउन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो लाइंस बन जाती हैं। ऐसी ये लाइंस बनती है मसल के हाइपरट्रॉफी की हाइपर एक्टिविटी की वजह से। तो उसके लिए हमें बोटॉक्स लगाना है इन जगहों पे। उससे मसल रिलैक्स हो जाएगा, ऊपर की जो स्किन है वो भी रिलैक्स हो जाएगी, उस वजह से एक शाइनी, एक अच्छी सी स्किन आपको नज़र आती है विदाउट एनी रिंकल्स। जबकि जो लोअर फेस में होता है, इट्स बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम, कि जिस तरह लाइफ लाइंस आपकी बन गई हैं या यहाँ पे नीचे आपकी लाइंस बन गई हैं। ये होता है कि जब वॉल्यूम जो है, या आप विद एज आपके लिगामेंट्स वीक हो रहे हैं, सारा कुछ इधर अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इनके लिए फिर हमने बूस्ट करना होता है, या फिर चीक्स कई लोगों की ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं, तो उनको जब चीक एनहांसमेंट करानी होती है तो वो फिर फिलर का काम है, कि जहाँ पे वॉल्यूम लॉस है वहाँ पे फिलर, और जहाँ पे रिंकल्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिविटी ऑफ मसल, वहाँ पे बोटॉक्स। बोटॉक्स जो लास्ट करता है वो 4 to 6 months मैक्सिमम। ठीक है। इसके बाद यू हैव टू रिपीट, ये टेम्प्रेरी प्रोसीजर एंड यू हैव टू कीप रिपीटिंग इफ यू वांट टू मेंटेन द रिजल्ट। ठीक है। जबकि फिलर जो है, फिलर की लाइफ डिपेंड करती है 9 to 12 months। ठीक है। और वही बात कि इफ यू वांट द सेम रिजल्ट्स यू हैव टू कीप रिपीटिंग इट। तो ये अदरवाइज दोबारा अपनी असल फॉर्म पे वो जाहिर बात है फिर आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो फिलर एब्जॉर्ब हो जाता है या वो डिक्लाइन हो जाता है नीचे, तो फिर वो दोबारा से वो फ्लैटनिंग और सब लाइंस आ जाती है। तो बोटॉक्स पे भी डॉक्टर साहब जो आपने केमिकल अंदर डाला होता है या फिलर्स में, वो खुद ही एक्सपायर हो जाता है या उसको निकालना भी पड़ता है? बोटॉक्स की तो अपनी लाइफ है ना। देखिए हमने कुछ यूनिट्स लगाए हैं, वो जाहिर बात जिस तरह दवाई है, एक दवाई का असर है। तो बोटॉक्स की जो लाइफ स्पैन है वो 4 to 6 months है। 4 to 6 months के बाद वो 4 months के बाद वो वीक होना शुरू हो जाता है। 6 months तक आप दोबारा अपनी रिंकल्स नोट करना शुरू कर देते हैं, दोबारा लाइंस आ रही हैं, बन रही हैं, वो स्मूथनेस नहीं रही है, तो आपको दोबारा लगाना पड़ता है। फिलर है हाइलुरोनिक एसिड मोस्टली लगता है, दूसरे काइंड ऑफ फिलर्स भी होते हैं जो ज़रा ज़्यादा परमानेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में है, जो नया जो पेशेंट आता है उसके ऊपर जो लगता है वो हमेशा लगता है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है। तो हाइलुरोनिक एसिड ये है कि वाटर एब्जॉर्बेबल होता है, वो आपका पानी हाइड्रोफिलिक है, वाटर एब्जॉर्ब भी करता है, विद टाइम उसकी एब्जॉर्प्शन होती जाती है आपकी बॉडी के अंदर खुद ही। ठीक है। तो वो भी डेफिनेटली बैठ जाता है। फिर वो जो उसने एक बल्क दिया होता है वो ख़त्म हो जाता है, और उस वॉल्यूम को रीगेन करने के लिए दोबारा से फिलर लगाना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि डिफरेंट किस्म की फीमेल्स जब रिपोर्ट होती हैं तो कुछ अपनी जो है ना चिक्स के अंदर डिम्पल वगैरह इस तरह की चीज़ें बनवाना चाहती हैं, तो वो भी कॉस्मेटिक सर्जरी में बनता है, और कितना पेनफुल होता है? बिल्कुल कॉस्मेटिक सर्जरी में है, इसको डिम्पलोप्लास्टी कहा जाता है, विच इज़ वेरी गुड प्रोसीजर, क्योंकि कई लोगों को पसंद लगता है कि उससे वो क्यूट लगती हैं, या जो भी है एक जनरल कॉन्सेप्ट है। तो उसमें यह है कि एक सिंपल लोकल एनेस्थीसिया के अंडर प्रोसीजर होता है कि बेहोश भी नहीं करना होता, सिर्फ उस एरिया को सुन के माउथ के इनसाइड एंड आउटसाइड आप एक प्रोसीजर कर रहे हैं, एक डिफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जिनके नॉर्मली भी डिम्पल्स होते हैं दैट इज़ एक्चुअली अ डिफेक्ट। ठीक है। जिसकी वजह से वो बनता है। तो हम जो नॉर्मल जिनके नहीं होता, वो नॉर्मल लोग होते हैं, तो उनको डिफेक्ट क्रिएट करना पड़ता है हमें, और डिफेक्ट क्रिएट करके वो बन जाता है। पेनफुल ये बिल्कुल भी नहीं होता है एज सच। लोकल का प्रोसीजर है, हार्डली 45 मिनट्स इसमें लगते हैं। आफ्टरवर्ड्स सम सर्टेन केयर दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, बस। ठीक है। और इसी तरह डॉक्टर साहब हमने देखा जो लिप्स के अंदर कोई फिलिंग करवाते हैं, लिप्स का साइज बड़ा छोटा करवा देते हैं, इसके बाद में कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? देखें, लिप की जो एनहांसमेंट है या लिप लिफ्ट है, 2 तरह की चीज़ों से हो सकती है। वही बात आ जाती है कि अगर तो आप नॉन इन्वेसिव की तरफ जाएंगे तो फिलर कराएंगे। ठीक है। फिलर आप कहीं पे भी डलवा रहे हैं तो सबसे बड़ा उसका साइड इफेक्ट यही होता है कि ओवरफिल ना हो जाए, जो आपको डर होता है, क्योंकि जितना फिलर भी हमने डाला है उसने वाटर एब्जॉर्ब करके और स्वेल होना है। तो जिस टाइम पे हमने डाला है, जो उस वक्त लिफ्ट फील हो रहा है, उससे ज़्यादा ही होगा बाद में। तो कईयों को फिर बाद में नहीं पसंद आते अपने लिप्स, और उनको लगता है कि प्रॉब्लम है, तो फिर हमें डिज़ोल्व करने पड़ते हैं विद डिज़ोल्विंग मटेरियल हाइलुरोनिडेज के साथ। लेकिन जो एज के साथ आपका लॉन्ग लिप हो जाता है, अक्सर लोगों में आपने देखा होगा कि उनके लिप्स पतले हो जाते हैं और नोज से लिप का डिस्टेंस बढ़ जाता है, वो वही के सैग कर रहा है। उसको लिफ्ट करने के लिए अगर आप बार बार फिलर डलवाएंगे तो वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, वो वेस्ट ऑफ मनी होगा। उसमें फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, उसमें हमें लिप लिफ्ट करना पड़ता है, जिसमें एक टिश्यू को एक्सरसाइज करना है, लिप को ऊपर लेके जाना है। तो वो सर्जिकल प्रोसीजर, वो परमानेंट होता है, वो आपको बार बार नहीं कराना पड़ता। तो ये डिफरेंस होता है सर्जिकल प्रोसीजर और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स जो होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे फेस लिफ्ट की हम बात करते हैं, तो फेस लिफ्ट की अगर टाइप्स में बात करें तो वो कितनी टाइप्स का फेस लिफ्ट हो सकता है, या किसी भी जगह से किसी भी पार्ट को करवाया जा सकता है? नहीं, फेस लिफ्ट का मेन मकसद तो यही होता है कि जो आपका फेस लिफ्ट जो आपका एड्रेस करता है वो लोअर फेस का ये वाला पार्ट है।
ठीक। दोनों तरफ, नॉट होल ऑफ योर फेस। ये थोड़ा सा मिथ है लोगों को कि उनको लगता है कि जो मॉडल्स आते हैं कहते हैं हमने फेस लिफ्ट कराया तो ऊपर से नीचे तक सब, वो समझते हैं सारे हाँ, सारी को नहीं, मास्क नहीं, चढ़ा दिए। सारा नहीं। देखें जो अपर फेस है उसको अलग से आपको डील करना पड़ता है, आंखों को अलग से सर्जरी करवानी पड़ेगी, नाक को, लिप को, सबको। इट इज़ जस्ट दिस एरिया जो आपका फेस लिफ्ट एड्रेस करता है। उसमें यह है कि हमने स्किन को भी खींचना है, स्किन को ऊपर लेके जाना, एक्सरसाइज करना है। स्किन के नीचे अंडरलाइंग एक टिश्यू होता है जिसको स्मैश कहा जाता है, ठीक। वो मेन चीज़ है। अगर हम उसको टाइटन अप करेंगे तो वो लास्ट करता है। दैट इज़ द थिंग जो उसकी लॉन्जेविटी को बताता है कि आपके फेस लिफ्ट कितना चलेगा। फेस लिफ्ट के आगे से बहुत टाइप्स हैं कि सिंपल आप स्किन एक्सचेंज करें जो लास्ट नहीं करता है कि स्किन को एक्सरसाइज करके ऊपर जोड़ दिया चलें जी जाएं। दूसरा स्मैसेक्टमी है, स्मैसप्लाइकेशन है, फिर डीप प्लेन है। मतलब ये डिफरेंट है। अब उसकी टेक्निकलिटीज़ में जाके मेरा नहीं ख्याल लोगों को समझ आएगी, लेकिन यही चीज़ है कि आप किस टिश्यू को नीचे एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग जो बताता है कि उसकी लॉन्जेविटी क्या है, कितनी देर फेस लिफ्ट चलेगा और कितने अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक। तो डॉक्टर साहब लोगों के माइंड में ये भी चल रहा था, वो समझते हैं कि इसने ना फेस मास्क लगाया हुआ कोई, यानी ये कल तक तो बूढ़ी नजर आ रही थी, आज जैसे इसने ये फेस मास्क लगाया तो उसके बाद ये जवान हो गई। तो क्या ये पूरा प्रोसीजर से गुजारना पड़ता है या ये होता है कि पूरे के पूरे चेहरे को बदल दिया जाता है? नहीं, देखें पूरा चेहरा ऐसे इन अ डे नहीं चेंज हो सकता, देयर इज नो मैजिक। ये तो एक ये मिथ अपने दिमागों से निकालना चाहिए कि बस हम गए इधर और यहाँ पे कुछ बना के हमें लगा देंगे और हम परफेक्ट, नहीं। एक तो सारी चीज़ें पेनफुल होती हैं कुछ ना कुछ एक्सटेंड तक, फिर उसकी एक रिकवरी टाइम भी होता है कि कोई भी आप सर्जरी करा रहे हैं दैट टेक सर्टन टाइम विच इज़ लाइक 2 वीक्स भी हो सकता है, 4 वीक्स भी होता है, 6 वीक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। प्लस इसमें ये होता है कि जिस तरह अभी आप किसी को भी देखें, अभी रिसेंटली क्रिस जेनर का मैंने देखा था तो मैं बहुत हुई थी उनके देख के कि उनका एकदम था, लेकिन वो सिर्फ फेस लिफ्ट नहीं थी। अगर आप गौर करें उन्होंने अपनी आईब्रोज लिफ्ट भी कराई हैं, उन्होंने अपनी आईज़ की सर्जरी भी कराई, ऊपर और नीचे की स्किन जिसको ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं, उन्होंने लिप लिफ्ट भी कराया, उन्होंने फिलर्स बोटॉक्स भी कराया और उन्होंने फेस लिफ्ट भी कराया। तो इतने सारे प्रोसीजर्स करने के बाद उनका वो फाइनल जो रिजल्ट जो आपको नज़र आया, जो वाओ वाला रिजल्ट था, वो तब आता है। तो ये एक प्रोसीजर से आपका पूरा चेहरा ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा ये भी सोच के आया करें कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको पूरा फेस चाहिए तो फिर स्टेज वाइज आपको एक एक चीज़ करानी पड़ेगी। ठीक। डॉक्टर साहब कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए या प्लास्टिक सर्जरी के लिए या एस्थेटिक प्रोसीजर के लिए जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन के बाद आपकी काउंसलिंग क्या होती है? देखें सबसे पहले तो मैंने, क्योंकि मैं प्लास्टिक सर्जन तो डिलीवर तो मैंने करना है ना, तो अगर मुझे लगेगा कि ये चीज़ मैं इसको नहीं दे पाऊंगी या ये अनरियलिस्टिक अप्रोच रखे हुए हैं या इसकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है जो बन ही नहीं सकती कहीं से भी, तो पहली काउंसलिंग तो मेरी यही होती है कि उसको रियलिटी चेक दो कि भाई ये जो चीज़ आप सोच के आए हैं ये आपने सुनी सुनाई है, यू हैव नेवर सीन इट, और 100% नहीं हो सकता, और इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन योर फेस, प्रोवाइडेड कि आपके फेस का स्ट्रक्चर ये है, आपके फेस की मेजरमेंट्स ऐसी हैं, उसकी डायमेंशंस ऐसी हैं, उसमें ये चीज़ हम अचीव कर ही नहीं सकते हैं। उसमें कुछ लोग होते हैं कि आई लूज मैनी ऑफ पेशेंट्स लाइक दिस कि उनको लगता है कि इसको आता नहीं है शायद ये, इसलिए वो फिर जाते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा काम यही है कि मैंने तो रियलिटी चेक देना है। एथिक्स भी यही होती है ना, हाँ जी, कि आप नहीं बाद में भी इवन अगर मैं कर भी दूँ या बाकी जो कर भी देते होंगे, अगर वो चीज़ नहीं अचीव करेंगे तो वो वही लोग जाके उन्हीं की बुराइयां कर रहे होते हैं कि भाई फलां ने हमसे इतने पैसे ले लिए, हमारा ये काम नहीं किया। तो ये चीज़ भी थोड़ी होती है, और मेरा ख्याल है कि हमारा प्रोफेशनल एथिक्स यही है कि जो चीज़ हम डिलीवर कर सकते हैं सिर्फ उसको ही हम लें, और जो हम डिलीवर नहीं कर सकते उसको बताएं। ठीक है। उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कितना टाइम है रिकवरी में, ये सब एक्सप्लेन करें पेशेंट को, सो दैट पेशेंट अपना माइंड पूरी तरह तैयार करे और फिर वो प्रोसीजर कराए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती है, उनमें ज़्यादातर जो है ना वो छाइयाँ बन जाती हैं। वो आगे हमें कहती हैं डॉक्टर साहब इतनी दुनिया एडवांसमेंट होगी लेकिन मेरी छाइयाँ आज तक ख़त्म नहीं हो सकी। हाँ जी। तो ये जो छाइयाँ होती हैं जो उसके नोज़ पे हों या चिक्स पे हों, इसको कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी या एस्थेटिक प्रोसीजर से ख़त्म किया जा सकता है? किया जा सकता है। इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में मेलाज्मा कहते हैं, विच इज़ अ हार्मोन डिपेंडेंट पिगमेंटेशन। ठीक। मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी इसको कहते हैं, बिकॉज ये स्पेसिफिक आपके नोज, चीक्स और इस एरिया में आती है मोस्टली। और इसका इशू ये होता है कि इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट काइंड ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन, नॉट अ सिंपल हाइपर पिगमेंटेशन, क्योंकि ये डीपर इन द स्किन होती है। ठीक है। तो जो लोग ऊपर ऊपर का इलाज कर देते हैं उसमें ये होता है कि कुछ इस तरह की ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो दे देते हैं, कुछ लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं लाइक हाइड्रोक्विनोन और ये सारा कुछ। उससे ये होता है कि सुपरफिशियल स्किन फॉर अ टाइम बीइंग आपकी फेड आउट हो जाती है, लेकिन जो डीपर लेयर में आपका पिगमेंट है वो थोड़े अरसे बाद बाहर दोबारा से
रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, तो आप ट्रीटमेंट छोड़ते हैं एंड इट कम्स बैक। तो दैट इज़ द मेन थिंग कि वो प्रॉब्लम यही है कि इट इज़ रेजिस्टेंट एंड इट इज़ रिकरेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इसके लिए फिर ये होता है कि जब आप पेशेंट को ये कहते हैं ना कि बार बार लेना पड़ेगा आपको कोई प्रोसीजर, कि अगर मैं माइक्रो नीडलिंग किसी को एडवाइस करूँ उसके लिए कि भाई आप लेते रहें, उससे आप कर रहे हैं, इसको हील कर रहे हैं बार बार स्किन को, तो एक टाइम आएगा व्हेन देयर विल बी नॉर्मल स्किन, तो उसमें ये पिगमेंटेशन नहीं होगी प्रोवाइडेड दोबारा प्रेगनेंसी ना हो या हार्मोनल फ्लक्चुएशन ना हो। लेकिन वो पेशेंट को लगता है कि ये अपनी दुकान चमका रही है कि ये अपने बार बार प्रोसीजर्स। तो ये भी एक है कि भाई आपको ये समझना होगा कि एक उसका पैथोलॉजी ही उसकी ऐसी है कि वो रिकरेंट है और उसने आना है बार बार, तो आपको वो सेशंस भी बार बार लेने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू कीप द चेंज और मेंटेन इट, तो फिर करना पड़ता है, अदरवाइज वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अदरवाइज कुछ अर्से बाद रिकरेंट होगा, दोबारा आ जाएगा, फिर आपको आना पड़ेगा, आना तो फिर भी पड़ेगा जिनको कंसर्न होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये रियलिटी नहीं है कि जो आपकी स्किन की बेस होती है, आप जितने मर्जी प्रोसीजर करवा लें, आपका एंड भी वही होना है? नहीं, डेफिनेटली यही है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि आजकल बहुत हाइप है ये जो गोरा रंग करने वाली ड्रिप्स हैं ग्लूटाथियोन के बारे में। तो एक तो उस चीज़ को मुझे नहीं पता कि हमारे माशरे में ये गोरे रंग को इतना क्यों किया जाता है। आप अच्छी स्किन रखें, आप साफ स्किन रखें, होने चाहिए, आप अपनी स्किन में, आपको वो कहते हैं ना, यू शुड फील गुड इन योर ओन स्किन। अगर आप ये चाहें कि गोरे हो जाएं, किसी और के पैरामीटर्स पे चलेंगे तो सारी ज़िंदगी चलते ही रहेंगे। ग्लूटाथियोन भी अब आप देखें तो वो अभी तक FDA अप्रूव नहीं है एज सच, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत आराम से लगाई जाती हैं। और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा क्लिनिक चलते भी उसी हाँ जी, ग्लूटाथियोन, विटामिन C जी, ये दोनों लगाएं और गोरे हो जाएं। अब उसमें भी ये है कि गोरा, वो उसका साइड इफेक्ट है कि वो मेलानिन को ख़त्म कर रहा है, तो आपका थोड़ा सा रंग बेहतर हो रहा है। इट्स लाइक कि 19-20 का फ़र्क है या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा किसी में अच्छा रिजल्ट है तो 18-20 का फ़र्क है कि आपकी टोन इतनी लाइट है, और वो लाइट भी तब तक रहेगी जब तक आप वो मेडिसिन लेते रहेंगे। द डे यू स्टॉप इट, यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल टोन। आप ये हो ही नहीं सकता कि वो मेंटेन करे। अब ये भी देखना होता है, उसको वे करें कि उस दवाई के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो लिटरेचर में आ रहे हैं, कि वो जो हाई डोज IV ड्रिप्स के फॉर्म में आप ले रहे हैं वो किस किस ऑर्गन को आपके इफेक्ट कर रहा है। इन द लॉन्ग रन आप खुदा न खास्ता बीमार हो सकते हैं, कोई ऑर्गन फेलियर हो सकता है या कोई डैमेज हो सकता है। तो सिर्फ एक गोरा रंग पाने के लिए आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करें, आई डोंट थिंक सो, इट्स अ वाइज डिसीजन। तो ये सोच समझ के लें। अच्छा डॉक्टर साहब, सोराइसिस एक बीमारी है, आप देखती हैं कि डर्मा के अंदर ये आती है और इससे लोगों की ज़िंदगी बहुत मुतासर होती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। क्या प्लास्टिक सर्जरी में भी इसको कोई हेल्प आउट किया जा सकता है? देखिए, सोराइसिस इज लाइक वही बात है कि इट कम्स इन द डोमेन ऑफ द पैथोलॉजिकल डर्माटोलॉजी, कि ये पैथोलॉजी है, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। और जब भी ऑटोइम्यून डिजीज़ आएगी तो उसके ये होता है कि रूट कॉज तो ऑटोइम्यूनिटी है ना उसकी, उसको आपने वीकन करना है। तो जो भी आपने देने हैं वो उस तरह की मेडिकेशन देनी है जो उसके इम्यून सिस्टम को नीचे करेगा, ठीक है, नीचे लेके जाएगा। और जो फिर हाँ ये है उसके अंदर के उसकी वजह से जो जो इश्यूज एंड पे आ गए हैं, आपके फेस पे, स्किन पे, नेल्स पे, बॉडी में कहीं पे कोई डैमेज हो गया है जो आपको बॉदर कर रहा है, उसके लिए वी कैन डू कॉस्मेटिक सर्जरी। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि वो ऑटोइम्यून का जो प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि जब भी किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर आप कोई भी सर्जरी करेंगे तो जब इम्यून सिस्टम ही आपका सही काम नहीं कर रहा, उसकी हीलिंग इफेक्ट होगी, उसकी हीलिंग उस तरह होगी नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इवन जो बालों में भी एक डिजीज़ होती है, बालचर जो होती है, वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो अगर आप उसमें जाके मैं कहूँ कि इसमें हेयर ट्रांसप्लांट कर दें तो वो वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि फॉलिकल फिर वहीं खड़ा है, उस पर फिर अटैक करेगा, वो फिर बाल जाएंगे। तो इशू उसमें यह है कि उसमें वो पैथोलॉजिकल डर्माटोलॉजी उन्हीं की डोमेन में रहने दें, उनको डील करने दें कि उसको पूरी तरह जड़ से ख़त्म करें, उसको मिनिमाइज़ करें। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो चीज़ें भी रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन ये पैथोलॉजिकल डर्माटोलॉजी वाले फिर आपकी डर्माटोलॉजी में क्यों टांग फंसाते हैं? नहीं, वो बात है कि वो कहते हैं कि हम उनकी उसमें टांग फंसाते हैं, जो उनका डोमेन है उसमें घुसते हैं। तो ये चलता रहता है, कोई बात नहीं, ये टसल अच्छी है, ठीक है, हेल्दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्कार लोगों को बन जाते हैं और अक्सर दाग धब्बे स्याहियाँ जो है ना, उससे चेहरा बिल्कुल उनका ख़राब हो जाता है। तो क्या कंप्लीट चेहरे का ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक सर्जरी में मुमकिन है? बिल्कुल। देखिए, जो भी स्कार है या कॉन्टूर डिफॉर्मिटी है, ये दो चीज़ें होती हैं। स्कार अब किस वजह से बनता है? ट्रॉमा की वजह से, किसी दाना बन गया, कोई हो गया। एक मोस्टली जो बच्चियों में और लड़कों में होता है वो होता है कि जब वो प्यूबर्टी में होते हैं तो उनके एक्नी बहुत बनती है, जो वो छील देते हैं, इन्फेक्टिव होती है। लेटर ऑन दैट टर्न्स आउट इनटू एक्नी पिट्स, वो गड़े से पड़ जाते हैं फेस पे। तो ये सब में समझने की ज़रूरत ये होती है कि आप ऊपर फेस के जो मर्जी लगाए जाए,
ट्री में लगाएं, जो मर्जी करें, अंडरलाइन कॉज आप नहीं डील कर रहे हैं ना। आपको ये पता होना चाहिए कि जब स्कार पड़ा है, गड़ा पड़ा है, तो इसका मतलब आपकी स्किन नीचे जुड़ गई है। जब इन्फेक्ट हुई है, हील हुई है, तो हीलिंग के प्रोसेस में फाइब्रोसिस ने आपकी स्किन को नीचे खींच लिया है, और जब उसने नीचे खींच लिया है तो वो डिप्रेशन बन गया है। अब ऊपर से आप उसको जितना मर्जी रगड़ी जाएं, डर्माब्रेशन करा लें, जो मर्जी करा लें, माइक्रो नीडलिंग करा लें, वो नहीं खत्म होगा अनटिल अनलेस आप उसको नीचे से रिलीज नहीं करेंगे, जिसको हम सबसियन कहते हैं। उसके लिए सर्जरी ही करनी पड़ती है कि आप उसको सबसियन करें, उसके नीचे से जितनी अटैचमेंट्स हैं उनको ब्रेक करें, और फिर उस एरिया को दोबारा फिल करना होता है। क्योंकि अगर आपने ब्रेक कर दिया है लेकिन आपने फिर सर्जरी ही की है ना, एक प्रोसीजर किया है, वो फिर हील करेगा, फाइब्रोसिस होगी, फिर स्किन नीचे आएगी। तो आपने उस स्पेस को भी फिल करना है सो दैट उसको एक कुशन मिले जिससे स्किन वापस ना आए। अब वो आप फिलर से करते हैं या आप वहाँ पे फैट ग्राफ्टिंग करते हैं, दैट डिपेंड्स कि पेशेंट क्या चाहता है। लेकिन बात वही है कि ये स्कार के रिजल्ट्स भी जो हैं ये बहुत अच्छे एक सेशन में नहीं आते। कि अगर कोई ये कहे कि जी मैं एक ही दफ़ा आपकी फैट ग्राफ्टिंग सबसियन करूँगा एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन, बिल्कुल स्मूथ स्किन, नहीं। फिर लोगों को ये बताने की जरूरत होती है कि आपकी स्किन पे टेक्सचर आ गया है, दिस टेक्सचर विल बी देयर, यू कैन नेवर हैव अ स्मूथ स्किन, यू कैन इम्प्रूव इट बट कैन नॉट चेंज इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, बड़ी ज़बरदस्त बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू हमने की, और हमने कोशिश की कि लोगों को डिफरेंट सवाल डिफरेंट एंगल्स के साथ आपके सामने रखें और आपका एक्सपर्ट ओपिनियन उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं। आखिरी 2 मिनट में डॉक्टर साइमा वारिस का पब्लिक को खूबसूरत रखने के लिए पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? देखिए, पब्लिक को तो मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ फिल्टर, सोशल मीडिया के पीछे मत जाएं, लर्न टू लिव इन योर ओन स्किन एंड बी हैप्पी फॉर व्हाट यू आर। डेफिनेटली जो आपके मसले मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ ना करें अपने फेस पे फ्रॉम वेरी यंग एज। आजकल बच्चियाँ बहुत कुछ यूज़ कर रही हैं और बहुत स्किन ख़राब हो रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने जाना ही है किसी डॉक्टर के पास तो प्लीज़ किसी सर्टिफाइड, जिसको मुस्तनिद डॉक्टर कहते हैं, उसके पास जाएं। आप चेक करके जाएं कि उस डॉक्टर की क्या स्पेशलिटी है, क्या सर्टिफिकेशन है, उसके पास क्या डिग्री है, क्या एक्सपीरियंस है, और देन अपने आप को उसके सपोर्ट करें कि ठीक है अब आप जो करना चाहते हैं वो हम करेंगे। दूसरा यही है कि कॉस्ट की तरफ भी ना जाएं। जो भी चीज़ है उसकी एक आपको कॉस्ट पे करनी होती है, तो अपने माइंड में रख के जाएं। सस्ते के पीछे भी जो ये बैठे होते हैं, क्वैक्स बैठे होते हैं, उनके पीछे मत जाएं। सो बहुत वाइजली चूज़ कीजिए। आपकी स्किन है, आपका फेस है, उसको अगर आपको मोहब्बत है अपने चेहरे से तो उसको उन्हीं को दीजिए जो उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मेरे से अगर आपने कांटेक्ट करना है तो ये नंबर आपके सामने आ रहा होगा, इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिज़िकल विजिट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मैं आपका मुआयना करके आपको आपके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस कर सकूँ। शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर साइमा वारिस हमारे साथ मौजूद थी और बड़े ज़बरदस्त कोशिश अंदाज के अंदर हमने कोशिश की कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें। हम ऐसा नहीं करते कि अपने प्रोग्राम में आपको फौरी तौर पे ये बता दें कि आप फ़लाँ कहवा पिएंगे, फ़लाँ किस्म के आप जो है ना वो लेमन अपने चेहरे पे मलेंगे तो सुबह बिल्कुल आप जो है ना वो नई स्किन के साथ खूबसूरत अंदाज में उठेंगे। तो ये ऐसा ख्वाब होता है जो अधूरा रहता है और हमेशा लोग कोशिश करते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी बीत जाती है और वहीं के वहीं रहते हैं। तो जो भी अल्लाह ने आपको जहाँ पे भी रखा है खूबसूरत रखता है। अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, वो आपके मुंह के अंदर की सफाई हो या बाहर की सफाई हो। इस तरह आपकी बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग हो या एक्सटर्नल हो, इनकी जब आप सफाई का ख्याल रखते हैं, ऑन द टाइम खाते हैं, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन में नहीं जाने देते, बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल का जब इस्तेमाल करते हैं, रात की नींद पूरी लेते हैं और 5 वक्त की अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो ये स्किन आपकी ऑटोमेटिकली साफ़ सुथरी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई मसला होता है तो डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया, इनकी दी हुई हिदायत पर अगर आप अमल करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करेंगे। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई क्यूरी हो, कोई थ्योरी हो, कोई सवाल व जवाब हो, कोई आपके ख्यालात हों, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए। नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है और हम आपके उन कमेंट्स का एहतराम करते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं और आपके उठाए गए सवालात को एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करते हैं। फिर आप कोशिश करें कि अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो अपने सोशल मीडिया टूल्स जो आप इस्तेमाल करते हैं उन पे इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे डॉक्टर साइमा वारिस और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।